हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनमें से एक न एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का अध्याय 2, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विद्युत धारिता, संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र और संधारित्रों के संयोजन के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। विद्युत धारिता। प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव से हमने पढ़ा है कि हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है, यानी चालक को जितना अधिक आवेश दिया जाएगा उतना ही उसका विभव बढ़ जाएगा। इस समानुपाती के चिन्ह को आप यहाँ हटाते हैं तो यहाँ एक नियतांक आता है और उस नियतांक को आप कहते हैं धारिता। क्या कहते हैं? उस नियतांक को आप कहते हैं धारिता। जैसे आप बाजार से पानी की बोतल खरीद के लाते हैं और उस बोतल के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। कोई भी पदार्थ हम खरीद के लाते हैं और उसकी मात्रा उसके ऊपर लिखी हुई रहती है कि 1 लीटर में है, 2 लीटर में है, 3 लीटर में, तो वो उस बर्तन की क्या होती है? धारिता होती है, यानी कैपेसिटी होती है। उसी प्रकार से चालक की कैपेसिटी को हम C से दर्शाते हैं। C बराबर हो गया Q/V। यदि मैं मान के चलूं कि चालक को मैंने जो आवेश दिया है वो Q है और Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि जो है 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपकी परिभाषा हो जाएगी C बराबर Q हो जाएगी। तो संख्यात्मक रूप में किसी चालक को दिया गया आवेश उस चालक की धारिता के बराबर होता है जब चालक के विभव में एकांक वृद्धि हो। परीक्षा में आपके लिखने के लिए ये परिभाषा हो जाएगी कि भाई चालक की धारिता चालक को दी गई आवेश की वह मात्रा होती है जो चालक के विभव में एकांक वृद्धि कर दे। बहुत सरल है, कुछ भी नहीं करना है। पहले आपने समझ लेना इस बात को कि हमने अगर आवेश बढ़ाया तो उसके विभव में वृद्धि होगी। समानुपाती का चिन्ह हटाते एक नियतांक आता है C, जो आपका क्या है? धारिता है। C बराबर Q/V। यदि V बराबर 1 वोल्ट वृद्धि हो रही है तो धारिता क्या हो जाएगी? C बराबर Q। यानी कि किसी चालक की धारिता चालक को दी गई आवेश की वह मात्रा है जो उस चालक के विभव में कितनी वृद्धि कर दे? एकांक वृद्धि कर दे, यानी 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। ऐसा नहीं लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को क्या कहेंगे? धारिता कहेंगे। ठीक है, हमें इतना मालूम पड़ गया। धारिता का जो एसआई मात्रक है, जो इसका एसआई मात्रक है वो है फेरड। धारिता का एसआई मात्रक हो गया फेरड। और अगर सीजीएस मात्रक, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब भी हम सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो आप उसके आगे क्या जोड़ दीजिएगा? स्थित जोड़ दीजिएगा। तो आपकी जो यूनिट हो जाएगी स्थित फेरड। वेरी गुड। अब हम इसका व्युत्पन्न मात्रक भी निकाल लेते हैं। अगर आप इसका व्युत्पन्न मात्रक निकालना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, फार्मूलों के अकॉर्डिंग फार्मूला है C इज इक्वल टू Q/V। C इज इक्वल टू Q/V के अनुसार आवेश के लिए आप कूलम यूज करते हैं, विभव के लिए वोल्ट करते हैं, तो कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसकी आप विमा निकालें तो आवेश की विमा होती है बेटा 80। अब आपको चाहिए विभव। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं आए तो आप फार्मूला यूज कर सकते हैं V बराबर W/Q से। और W का लिए जो विमेय सूत्र होता है वो होता है ml² T इनवर्स 2, और आवेश के लिए आप यूज करते हैं बेटा 80। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं बेटा m1 L² T आपका ऊपर T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। ये आपका विभव का विमेय सूत्र है। अब आप इसके लिए धारिता के लिए चाहिए, धारिता के लिए चाहिए आपको, है ना? तो धारिता के लिए आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक m ऊपर m इनवर्स L इनवर्स 2 T रेज टू क्या हो जाएगा? ये आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका A² हो जाएगा। ये यहां से भी आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। आपसे धारिता का एसआई मात्रक पूछ सकते हैं, धारिता का सीजीएस मात्रक पूछ सकते हैं, धारिता के लिए व्युत्पन्न मात्रक आपसे पूछा जा सकता है, और धारिता का विमेय सूत्र आपसे पूछा जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको एक चीज बताई, वो मैंने आपको बताया कि भाई जो 1 फेरड बराबर आया 1 कूलम/1 वोल्ट। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि भाई 1 फेरेड की परिभाषा दीजिए। 1 फेरेड को
परिभाषित कीजिए। तो आप क्या लिखकर आएंगे अगर आपका परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि भाई 1 फेरेड को परिभाषित कीजिए, तो 1 फेरेड आप कहेंगे कि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो उसकी धारिता 1 वोल्ट है। किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो उसकी धारिता 1 फेरेड है। वास्तव में धारिता यानी 1 फेरेड जो है, 1 फेरेड बहुत बड़ा मात्रक है जो कि व्यवहार में संभव नहीं है। व्यवहार में संभव नहीं है। तो जब भी हम धारिताओं की बात करते हैं तो ज्यादातर हम माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड, पिकोफेरेड में बात करते हैं। इस तरह से आपको धारिताएं प्रयोग होती है, चालक की धारिता। अब हम बात करते हैं कि विलगित गोली चालक की धारिता निकाल कर देखते हैं। हमारे पास एक विलगित गोली चालक है, हमने एक गोला ले लिया इस तरह से। अब ये एक विलगित गोली चालक है। अब विलगित गोली चालक को, अब इस चालक को हम दे देते हैं धनावेश। ये चालक धनावेशित गोली चालक है। आर त्रिज्या का एक धनावेशित गोली चालक है और इस गोली चालक की हम निकालना चाहते हैं धारिता। अब धनावेशित गोली चालक है तो पहले अगर हमें आपको धारिता निकालनी है तो फॉर्मूला C = Q/V के अनुसार निकालेंगे, अर्थात हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी V की। तो गोली चालक का विभव सबसे पहले आप लोग निकाल ले, गोली चालक का विभव। तो बेटा गोली चालक के विभव, एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव का सूत्र हमें याद है, उसके अनुसार आप इस चालक के लिए निकालेंगे तो V बराबर 1/4πε0 Q/R। और हमें यह पता है कि विभव प्रत्येक स्थान पर, इस गोले के प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, एक सा होता है। तो V बराबर 1/4πε0 Q/R, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हमें चाहिए धारिता। तो जब आप धारिता निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। और V का मान अभी हाल हमने निकाला, क्या आया बेटा, 1/4πε0 Q/R। इस Q से Q की जीवन लीला समाप्त हो गई। ये 4π4πε0 ऊपर R आ गया, तो ये आ गया 4πε0 R। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी धारिता आ गई। ये हो गई बेटा चालक की धारिता। अब चालक की जो धारिता होती है वो उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी किसी गोली चालक की धारिता की बात अगर हम करें तो जैसे जैसे गोली चालक की आप त्रिज्या बढ़ाते जाएंगे उसकी धारिता बढ़ते जाएगी। ये एक बात हो गई। यानी कि अगर मैं चाहूं कि पृथ्वी यदि गोल है, मैं पृथ्वी को अगर गोल मान लेता हूं कि पृथ्वी यदि गोल है तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, आपको पृथ्वी की त्रिज्या याद है, वो है 6.4 10⁶ मीटर। ये पृथ्वी की त्रिज्या है, 6400 किलोमीटर होती है। अब हम पृथ्वी की धारिता निकाल कर देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला है C = 4πε0 R। अब हमें चाहिए पृथ्वी की धारिता। 4πε0 की वैल्यू होती है 1/9 × 10⁹। R की वैल्यू हो गई 6.4 × 10⁶। भाग लगा देंगे, 9×7 63, फिर बचा 1 तो है ना, इंटू 10⁻, ये ऊपर गया 6 - 9, तो 0.711 10⁻, बेटा -3 आया। अब ये 3 दशमलव इधर ले लो तो ये 10⁻, कितना हो जाएगा बेटा, -6 हो जाएगा फेरेड। अगर फेरेड में चाहिए तो 711 × 10⁻⁻6। अगर इसको माइक्रोफेरेड में लिख लूं तो C बराबर हो गया बेटा 711 माइक्रोफेरेड। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है बेटा कि भाई पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो 711 माइक्रोफेरेड होती है। बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। तो अगर आपसे धारिता पूछी जाए तो हमें ये पता, गोली चालक के लिए धारिता की बात जब भी करनी हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई गोली चालक की धारिता जो होती है उसकी त्रिज्या के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रश्न हो रहे कि भाई एक गोलाकार चालक की धारिता 1 माइक्रोफेरेड है और इस गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, MP बोर्ड में। आपको क्या दी गई है, धारिता दी गई है, वो इकाई में दे रखी है आपको माइक्रोफेरेड में, 1 माइक्रोफेरेड दे रखी है। माइक्रो में 10⁻⁻6 फेरेड हो जाएगा। इसकी आपको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। चालक कौन सा है, गोलाकार चालक है। तो गोली चालक के लिए अभी हाल मैंने सूत्र आपको बता दिया, वो था बेटा आपका C बराबर 4πε0 R।
तो आर बराबर हो गया बेटा C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम सब ने पढ़ रखा है, कितना होता है 9 × 10 की घात 9 और धारिता का हो गया 10 की घात -6, तो 9 × 10 की घात 9 टोटल आ गया बेटा 9 × 10 की घात 3 मीटर। आप इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 9 किलोमीटर। ठीक है, ये बोर्ड परीक्षा में एक बार ऑब्जेक्टिव में आया था 2017 की परीक्षा। प्यारे विद्यार्थियों, ये था गोली चालक की धारिता के लिए हमने सूत्र निकाला और हमें निकालना आ गया C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो ये बताता है कि चालक की त्रिज्या बढ़ने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। जैसे जितनी ज्यादा चालक की त्रिज्या होगी उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे, वो है आपका संधारित्र। संधारित्र क्या चीज होती है उस पर आते हैं। ठीक है, अब आप ये समझे कि भाई आपको कभी भी किसी भी, जैसे आपके घर में एक पानी की टंकी है ना, मैं थोड़ा सा आपको एक व्यवहारिक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे घर में पानी की टंकी है ना, ये बाहर हमारे घर में पानी की टंकी बनी हुई है, ठीक, जिसके साथ नल अटैच है। बाहर से आपका नल से पानी आता है, इसमें पानी भरता है, ठीक। और आपने यहाँ से एक मोटर लगाई हुई और आपके घर की छत के ऊपर एक और टंकी है जिसमें आप पानी की सप्लाई करते हैं, ओके, और वो पानी आप यूज में लाते हैं। ये आपकी एक व्यवहारिक सी बात हुई। अब आपका यहां से नल का पानी जब आता है, नल का पानी आता है तो आपकी टंकी में पानी भरते जाता है, ठीक। तो अब आपकी नल की टंकी जब फुल हो जाती है तब आप क्या करते हो, यहां से पानी ऊपर सप्लाई कर देते हो। तो ये टंकी काम क्या कर रही है, टंकी का काम है केवल स्टोरेज करना, पानी को स्टोर करना। जब भी हमको जरूरत होती है वो हमको क्या कर देती है, हम टंकी से पानी को सप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो वास्तव में संधारित्र यही काम करता है। संधारित्र अपने अंदर ऊर्जा को इकट्ठा करता है और जैसे ही जरूरत होती है उसको सप्लाई कर देता है। कहां कहां संधारित्र उपयोग होता है आपको मैं बताता हूं। आप ये देखा होगा कि जो आपकी पंखे होते हैं, पंखों के अंदर एक कंडेंसर यानी संधारित्र लगा होता है, आपने देखा होगा, ठीक। एक कंडेंसर लगा होता है। आपकी जो पानी की मोटर होती है उसके अंदर भी संधारित्र लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है। जहां जहां जैसे आपका एक यूपीएस होता है जो आप कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं, उसमें भी आपके कैपेसिटर का यूज किया जाता है। जो आपके एसी होते हैं घरों में, उनमें भी किसका प्रयोग होता है, संधारित्र का प्रयोग होता है। यानी संधारित्र का प्रयोग हर उस जगह हम करते हैं जहां हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर पंखे से संधारित्र को निकाल दिया जाए तो आपका पंखा चलेगा नहीं, आपका जो पंखा होता है वो चलेगा नहीं, आपका वो पंखा रुक जाएगा धीरे धीरे या फिर बहुत धीमी गति से चलेगा, ठीक। और कई बार होता है ना कि हमारे घर में जैसे कैपेसिटर संधारित्र होता है, हम संधारित्र को अगर निकाल देते हैं या फिर पुराना हो जाता है तो हमारा पंखा धीमी गति से चलने लगता है। फिर हम क्या करते हैं, उसमें नया कैपेसिटर संधारित्र लगा देते हैं जिससे उसकी गति वापस से बढ़ जाती है। यानी कि संधारित्र क्या है, टंकी है और कुछ भी नहीं। तो आप क्या लिख के आओगे परीक्षा में, टंकी तो नहीं लिख सकते, टंकी का जो काम है वो लिख सकते हैं। तो संधारित्र क्या काम में आता है, तो विद्युत ऊर्जा को संचित करने में काम आता है, ठीक। अब इस टंकी का भी सिद्धांत पूरा समझ लेते हैं, फिर अपन इसको हटा देते हैं। टंकी का सिद्धांत ये कहता है कि भाई जैसे नल आया, आवेश यहां पर इकट्ठा हुआ और इस पानी को आपने उसमें पहुंचा दिया। तो अगर C बराबर Q/V के अनुसार आप देखेंगे कि अगर आपका V का मान बढ़ते जाएगा, V अगर आपका बढ़ जाता है तो C आपका घट जाता है, यानी विभव बढ़ जाता है तो आपकी धारिता घट जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, विभव को घटाना पड़ेगा। यानी इस टंकी के विभव को घटाने का क्या तरीका है, इस टंकी के विभव को घटाने का तरीका है कि इस टंकी के पानी को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। हम ऐसा तो नहीं करते ना कि हमारे पास ज्यादा पानी आने लग गया तो हम क्या करते हैं, टंकी को तोड़ के नई टंकी बनाते, ऐसा नहीं करते। हम इसके आकार में कोई बदलाव कर रहे हैं क्या, टंकी के आकार में कोई बदलाव नहीं करते, आकृति में कोई बदलाव नहीं करते, और हम उसकी कैपेसिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं, हम इस पानी को मोटर की सहायता से ऊपर की टंकी में सप्लाई कर देते हैं, ये टंकी खाली हो जाती है, अर्थात इसका विभव कम हो गया, धारिता बढ़ गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में संधारित्र क्या है, तो संधारित्र वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, या हम कहें कि संधारित्र विद्युत ऊर्जा संचित करने का एक साधन है। तो क्या लिखेंगे आप परीक्षा के अंदर कि भाई संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा चालक के आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। हम क्या रोज नई टंकी थोड़ी बनाने बैठते हैं, हमारे पास पानी आ जाता है तो उसको सप्लाई कर देते हैं, तो वैसा ही काम ये भी करता है। इसके पास
ऊर्जा आती है, ये इंस्टेंटली ऊर्जा को सप्लाई कर देता है, ये डिस्चार्ज हो जाता है, फिर चार्ज होता है, फिर ऊर्जा को सप्लाई करता है। तो संधारित्र क्या हो गई? संधारित्र वो युक्ति है जो चालक के आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना क्या बढ़ा देगी? उसकी धारिता को बढ़ा देगी। अर्थात, और अगर कोई विद्यार्थी बहुत कम लिखना चाहे उसको याद रखने के लिए, तो वो कह सकता है कि संधारित्र विद्युत ऊर्जा संचित करने का एक उपकरण है, यानी कि ऊर्जा को इकट्ठा करने का एक उपकरण है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उपयोग मैंने आपको इसके बताया। अगर हम इसके सिद्धांत पर थोड़ी चर्चा हम लोग करना चाहें कि भाई सिद्धांत क्या है इसका, तो इसके सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे, सिद्धांत की अगर हम बात करना चाहें तो बेटा C बराबर Q/V से हम इसकी चर्चा करेंगे। यानी कि यदि किसी चालक के विभव को कम कर दिया जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि सूत्र है ना, सूत्र C बराबर Q/V के अनुसार विभव कम करने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। ऐसा लिख लेना, मैंने शॉर्ट में समझा दिया। सूत्र C बराबर Q/V के अनुसार विभव कम करने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं, इसको समझने की और कोशिश करते हैं। मान के चले कि हमारे पास एक आवेशित प्लेट है और इस आवेशित प्लेट के पास में मैं एक अनावेशित प्लेट को लेकर आया। ठीक, जैसे ही मैं अनावेशित प्लेट को लेकर आया, आवेशित प्लेट को लेकर आने से अनावेशित प्लेट का जो सिरा इस आवेशित प्लेट के नजदीक होता है उस पर प्रेरण के कारण ऋणावेश आ जाएगा, और जो सिरा इससे दूर होता है उस पर धनावेश प्रेरित हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात। अब हम ये समझ गए, हम समझ गए। अब एक समस्या है, समस्या को समझना। भाई ये जो प्लस है इस माइनस से बाउंड होता है, यानी कि वो आवेश को क्या करता है? कम करता है, ये तय है। अब आवेश कम होने से विभव बढ़ जाता आवेश कम होने से विभव कम हो जाता है। ये माइनस प्लस से बाउंड है, इसलिए आवेश कम हो जाता है, और आवेश कम होने से विभव भी कम हो जाता है, और विभव कम होता है तो धारिता बढ़ जाती है। ये हमारे काम की चीज है। पर ये जो पड़ोस में धनावेश है, ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। ये क्या करता है? इसके धनावेश को बढ़ाने की कोशिश करता है, आवेश को बढ़ाने की कोशिश करता है। आवेश बढ़ता है, उससे उसका विभव भी बढ़ता है, विभव बढ़ने से धारिता कम हो जाती है। तो अब हम ये करेंगे कि इसको क्या कर देंगे? भूसंपर्कित कर देंगे। तो भूसंपर्कित करने से पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहां पर कोई आवेश नहीं रहेगा, यानी धनावेश आपका निरावेश में बदल जाएगा। अब प्लेट बी पर केवल ऋणावेश रह जाएगा। तो आपको परीक्षा में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? तो परीक्षा में ऐसे लिखते हैं कि भाई आवेशित चालक ए के समीप अनावेशित चालक बी लेकर आते हैं, तो प्रेरण के कारण अनावेशित चालक बी का वह सिरा जो ए के नजदीक है उस पर ऋणावेश, तथा वह सिरा जो ए से दूर है उस पर धनावेश प्रेरित हो जाता है, और चालक बी को भूसंपर्कित कर दिया जाता है, जिससे चालक बी पर केवल ऋणावेश शेष रह जाता है, जो कि चालक ए के आवेश को कम कर देता है, जिससे उसका विभव कम हो जाता है, और विभव कम होने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। समझ में आया हो? कुछ भी नहीं किया मैंने। चालक ए के नजदीक चालक बी को लेकर आए, यानी एक आवेशित चालक के नजदीक अनावेशित चालक को लेकर आते हैं, तो चालक बी पर प्रेरण के कारण ऋणावेश तथा दूर वाले तल पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। यह ऋणावेश चालक के आवेश को कम करता है, जिससे उसका विभव कम हो जाता है और उससे धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। यानी बच्चा वास्तव में संधारित्र क्या है? तो ये संधारित्र है। एक ये संधारित्र का सिंबल हो गया। ठीक, संधारित्र का जो सिंबल है वो ये हो गया, प्लस एक प्लेट पर और एक प्लेट पर माइनस। क्या ये ऐसे भी हो सकता है? तो बिल्कुल ये ऐसे भी हो सकता है। संधारित्र पर कुल आवेश शून्य होता है। अगर कुल आवेश की बात करेंगे संधारित्र पर, तो संधारित्र पर कुल आवेश शून्य होता है, और संधारित्र स्टोरेज डिवाइस है, यानी ऊर्जा इकट्ठा करने का उपकरण है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उपयोग मैंने आपको बता दिए। उपयोग इसके होंगे पंखे में, विद्युत मोटर में, ठीक है, और
यूपीएस में जहां ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां एसी सर्किट में भी इसके उपयोग होते हैं और रेडियो को ट्यून करने में, ठीक है, रेडियो ट्यूनिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, ये कुछ उपयोग हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए। मतलब रेडियो को अगर आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर लाना चाहते हैं तो उसमें भी हम संधारित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा संधारित्र। अब हम संधारित्र के प्रकारों की बात करेंगे और उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, वैसे तो जैसे संधारित्र के हम प्रकार देखें तो पहला आ गया समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा आपका गोलीय संधारित्र, तीसरा आपका बेलनाकार संधारित्र। इस तरह से संधारित्र होते हैं, पर हमें हमारे कोर्स में हमारी एनसीईआरटी की बुक में केवल समांतर प्लेट संधारित्र दिया है, तो हम केवल समांतर प्लेट संधारित्र पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक, और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी हमें संधारित्र की धारिता की बात करनी है तो अभी हमने संधारित्र के बारे में ये देखा कि एक प्लेट होती है जिस पर ऋण होता है, एक पर धन होता है। तो इन दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो वी ए माइनस वी बी, यानी मान लो ये प्लेट है, ये बी प्लेट है। तो संधारित्र की धारिता के लिए जो सूत्र हम प्रयोग करेंगे वो करेंगे सी बराबर क्यू बटा वी ए माइनस वी बी, सी बराबर क्यू बटा वी ए माइनस वी बी। अब मैं ये बताने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं समांतर प्लेट संधारित्र, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आता है। ठीक है, हर साल आने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा रहती है, हर साल ना आए तो एक साल छोड़कर एक साल तो ये आ ही जाता है। तो ये वाला जो प्रश्न है आपका वेरी मोस्ट, ठीक है। हालांकि अभी आज के जो वीडियो में मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो बिना स्किप करे पढ़ना। तो प्यारे विद्यार्थी, जो सबसे पहले हम समांतर प्लेट संधारित्र की बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो समतल प्लेटें ए और बी हैं जो एक दूसरे से डी दूरी पर हैं। दो प्लेटें हमने ले ली, ये इस तरह से ए और बी दो प्लेटें हैं हमने ले ली। समांतर धातु की दो प्लेटें ए और बी हैं जो एक दूसरे से डी दूरी पर हैं। ये वाला मामला आपका हो गया। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। जब धातु की प्लेट ए को धनावेश दिया गया तो प्रेरण के कारण इस प्लेट पर ऋणावेश और इसके बाहर वाले पर धनावेश दे दिया आ जाता है। क्योंकि प्लेट भी क्या है, भू संपर्कित कर दिया है, पृथ्वी से जुड़ी हुई है, इसीलिए धन के आवेश पृथ्वी में चला जाता है। वास्तव में पृथ्वी में चला जाना गलत शब्द होगा, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आते हैं और प्लेट बी पर केवल ऋणावेश रह जाता है। इस प्रकार प्लेट ए और बी पर बराबर तथा विपरीत आवेश आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, क्योंकि इन प्लेटों के बीच की जो दूरी आप लेने वाले हैं वो बहुत कम आपको लेनी है। जब प्लेटों के बीच की दूरी बहुत कम है तो इनके बीच का अगर हम विद्युत क्षेत्र देखें तो वो एक समान विद्युत क्षेत्र बनेगा इनके बीच, पर हाँ किनारों पर थोड़ा सा इस तरह से ये मुड़ जाएगा। ठीक, बाकी पूरे भीतर इसके सब जगह पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान होगा। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, परीक्षा में लिखने लायक बात बता दी मैंने कि भाई समांतर प्लेट संधारित्र में दो धातु की प्लेटें होती है ए और बी जो एक दूसरे से डी दूरी पर हैं। एक प्लेट पर धनावेश है, दूसरी पर ऋणावेश है और दूसरी वाली पृथ्वी से जुड़ी हुई है। इतना आपको याद रख लेना। और इनके बीच का जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा है, एक समान है। ठीक है भाई, अब हमने यहां जो प्लेटें ली है वो प्लेटें ली है हमने एक समान समतल चादर हमने ली है, यानी कि इस तरह की प्लेटें हमने ले ली। मान लो ये एक प्लेट है आपकी, इस तरह की प्लेटें हैं। अब ये प्लेट एक है, एक और दूसरी प्लेट आपकी इधर है। ठीक, तो ये एक समान आवेशित समतल प्लेट के लिए, चादर के लिए हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा हुआ है। पहले मैं आपको बताता हूं कि मुझे विद्युत क्षेत्र की ही क्यों जरूरत पड़ी, तो पहले उस बात को कर लेते हैं। हमें करना क्या होता है जब भी आपको धारिता निकालनी है, जब भी हमको धारिता निकालनी होती है तो सूत्र होता है Q अपॉन वी ए माइनस वी बी। यानी कि सबसे पहले बेटा हमें विभवांतर की जरूरत पड़ेगी, और चूंकि विभवांतर है तो विभवांतर है और दूरी है और जहां आवेश है तो विद्युत क्षेत्र निकाला जा सकता है। तो विद्युत क्षेत्र
इनटू उनके बीच की दूरी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, विभवांतर, और इस विभवांतर के मान को यहाँ रख लेंगे तो आपकी धारिता आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य है विद्युत क्षेत्र निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी एक बात समझिए ध्यान से कि भाई अगर मैं बात करूं, सिग्मा आपने पढ़ा होगा पृष्ठ आवेश घनत्व, ये होता है सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, ये पृष्ठ आवेश घनत्व हमारा पड़ा हुआ है। ओके, अब मुझे चाहिए हर एक प्लेट के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जब समांतर प्लेट के लिए हमने अनंत लंबाई की एक समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी, तो वो आई थी E बराबर सिग्मा बटे 2 एस्पाइलन नॉट। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इनके मध्य में यहां एक बिंदु P ले लेता हूं और यहां पर मैं देखना चाहता हूं कि इसकी जो है विद्युत क्षेत्र कितना है। तो सबसे पहले बात करें प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र, क्योंकि मैं प्लेट ए की बात कर रहा हूं तो इसको मैं मान लो E1 ले लिया और सिग्मा बटे 2 एस्पाइलन नॉट होता है, ये हमारा पड़ा। अब आप समझे कि भाई जब मैं प्लेट ए की बात कर रहा था तो चूंकि यहां पर धनावेश है और धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र सदैव आवेश से दूर होता है, तो यहां आवेश से दूर होगा यानी इस तरह से होगा, तो ये E1 की दिशा ए से दूर होगी। ठीक, अपन ने बना दी था, तो ये ए से दूर जा रही है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि भाई इसकी जो दिशा है वो प्लेट ए से परे है। ये कहानी। फिर हम बात करें वापस से कि भाई हम प्लेट बी के कारण निकालते हैं, अब ऐसे ही, तो प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र, तो E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एस्पाइलन नॉट, ये वाली बात हो गई। यहां फिर देखो अब प्लेट बी पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश, तो प्लेट बी के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगी, इधर। ठीक, तो अब यहां हो जाएगा प्लेट बी की ओर, ये जो हो जाएगी प्लेट बी की ओर, तो अब हमारे पास आ जाएगा बेटा परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 होता है और सिग्मा बटे 2 एस्पाइलन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एस्पाइलन नॉट आप कर देंगे, और एक सिग्मा और दूसरा सिग्मा मिलाकर कितना हो गया, 2 सिग्मा बटे, सिग्मा से सिग्मा की जीवन लीला समाप्त, सिग्मा बटे एस्पाइलन नॉट। ये हमने जैसे भीतर निकाला। अगर आपको बाहर की भी बात करनी है, यानी कि यहां अगर बात करेंगे तो वही धनावेश के लिए जब आप देखोगे तो धनावेश के लिए दूर की तरफ हो जाएगा और वो होगा सिग्मा बटे 2 एस्पाइलन नॉट, और ऋणावेश के लिए बात करेंगे तो ऋणावेश की तरफ यानी इधर की तरफ होगा और दोनों ही एक दूसरे क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो जब इसके बाहर के क्षेत्रों में आप विद्युत क्षेत्र देखते हैं तो शून्य होता है, इसीलिए हम बाहर के क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। अगर आप एनसीईआरटी में देखते हैं तो ये वाला क्षेत्र और ये वाले क्षेत्र में जो है विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अपने को पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अभी मैंने आपको जो जो बताया आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि मैंने धन आवेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर अंदर की तरफ देखा, फिर ऋणावेश के कारण बिंदु P पर अंदर की ओर देखा और उन सब दोनों का परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाला, तो ये आया हमारे पास परिणामी तीव्रता आई सिग्मा बटे एस्पाइलन नॉट। और चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटा A होता है, तो Q बटा A एस्पाइलन नॉट हो गया, सिग्मा बराबर हो गया Q बटे A एस्पाइलन नॉट। ये आगे बेटा आपकी परिणामी तीव्रता E। ठीक है बच्चे, अब तीव्रता हम निकाल चुके हैं, हमें क्या चाहिए, हमें धारिता चाहिए, और धारिता निकालने के लिए हमारा लक्ष्य क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया। धारिता निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, विभवांतर निकालना पड़ेगा। अगर आपको धारिता चाहिए तो धारिता का जो सूत्र है C बराबर Q बटा VA माइनस VB है, तो हमें क्या चाहिए, विभवांतर। तो
संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, क्या लिखेंगे? संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। क्या है फार्मूला? प्लेटों के बीच विभवांतर का फार्मूला है VA माइनस VB बराबर E इंटू डी, डी इनके बीच की दूरी। Q अपॉन आया हमारे पास A एस्पाइलन नॉट इंटू डी। अब Q तो है ही सही, इस V की जगह मान रख देंगे, यह आ जाएगा Q बटा A एस्पाइलन नॉट इंटू डी। और अब क्या करेंगे? Q से Q की जीवन लीला समाप्त, ये फ्रिक्शन के अपॉन में फ्रिक्शन ये ऊपर चला गया। A एस्पाइलन नॉट अपॉन डी धारिता होती है फैराड में। कितना बढ़िया, सरल है। आपको करना क्या है एक बार बता देता हूं। हमें सबसे पहले धारिता निकालने का सूत्र Q बराबर V अपॉन V है माइनस VB है। पहले हमें विभवांतर चाहिए, विभवांतर विद्युत क्षेत्र इंटू दोनों के बीच की दूरी होगी, तो हमें पहले विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा और फिर विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे? तो अनंत समतल लंबाई की जो चादर है उसके लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र सिग्मा बटे 2 एस्पाइलन नॉट हमें पढ़ा हुआ है अध्याय 1 में गाउस के नियम के अनुप्रयोग में, वहां से हम ले लेंगे और इन दोनों को जोड़कर जो तीव्रता आएगी, है ना, इस तीव्रता को हम यहाँ रखेंगे और उसके बाद सोल्व कर लेंगे तो आपके पास धारिता का व्यंजक आ जाएगा। ठीक है, ये इतना हमारे समझ में आ गया सर, अच्छी बात है। अब कहानी के दूसरे चरण में चलते हैं कि भाई ये जो सूत्र है इससे हमें क्या सीखने को मिला। इस सूत्र से हमें कुछ सीखने को मिला। नंबर 1 C समानुपाती A, नंबर 2 C व्युत्क्रमानुपाती 1/D। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई समांतर प्रतिसंधारित्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसको प्रभावित करने वाले कारक भी लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे भाई? नंबर 1 लिखेंगे क्षेत्रफल पर, यानी कि संधारित्र का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता बढ़ जाएगी और प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता घट जाएगी। दूरी बढ़ाने पर धारिता घट जाएगी और आपसे विभव के बारे में पूछे, दूरी बढ़ाने पर विभव बढ़ता है, धारिता घट जाती है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती है, इतना हमें याद रखना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो इसी से रिलेटेड है उसको भी देख लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भाई इस संधारित्र की जो प्लेटें हैं इसके बीच में कोई माध्यम भर दिया जाए, माध्यम कांच भर दिया जाए, इसमें माइका भर दिया जाए, इसमें अभ्रक भर दिया जाए, इसमें कुछ भी पदार्थ इसके अंदर भर दिया जाए, पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करिएगा? माध्यम में जब आपसे पूछ ले तो जहां जहां मैंने एस्पाइलन नोट लिखा है इसके साथ सब जगह आप के लिखते चलिएगा, एस्पाइलन नोट के, एस्पाइलन नोट के, और ऐसा करते करते जब आपकी धारिता का व्यंजक आएगा तो वो आएगा A एस्पाइलन नोट के बटे टी। केवल इतना अपने को कर देना है, तो ये पूर्णतः माध्यम भरा जाए, है ना। आंशिक माध्यम वाला तो अब आपके एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, इसीलिए मैंने उसको अलग से करवाया नहीं। अगर पूर्ण रूप से दोनों प्लेटों के बीच में पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उस परिस्थिति में आप सब जगह एस्पाइलन नोट के साथ के लगाकर व्यंजक करके आ जाइएगा, नंबर मिल जाएंगे। ये एक बात हो गई। अब याद करो कि मैंने आपको कहा था कि भाई जो धारिता होती है 1 फैराड, वो बहुत बड़ा मात्रक है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे पास किसी चालक की धारिता 1 फैराड है, धारिता है 1 फैराड, और दोनों प्लेटों के बीच में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 1 फैराड है, उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर लेके चले, और अब इसके लिए हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं कि भाई प्लेटों का क्षेत्रफल कितना होगा। सूत्र अभी हाल पढ़ा हमने, ए एस्पाइलन नोट बटे डी। ए अगर निकालना है तो सूत्र हो जाएगा सी डी अपॉन एस्पाइलन नोट। सी का मान 1 है, डी का मान 10 की घात -2 है, एस्पाइलन नोट का मान 8.85 गुणा 10 की घात -12 होता है। सभी को याद है एस्पाइलन नोट का मान, विद्युतशीलता का मान रट के रखा हुआ है हमने। ठीक, जब आप इसको डिवाइड कर देंगे और हल करेंगे तो ये लगभग 10 की घात 10 तो यहां से हो जाएगा, और इसका आएगा 0.11 के आसपास ये आ जाएगा। ठीक, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि 1.129 गुणा ये हो जाएगा आपकी 10 की घात 9। अगर मैं प्लेटों को वर्गाकार मान लूं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग 10 की घात 9। अगर आप इसको हटाएंगे वर्ग को तो लगभग 1.129 गुणा 10 की घात 9 आ जाएगा। और जब आप इसको
कैलकुलेट करके निकालेंगे अगर रूट से बाहर, तो ये आएगा लगभग 3.4 और 10 की पावर हो जाएगा आपका 4 के आसपास, लगभग ये 34 किलोमीटर के आसपास आएगा। मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि भाई अगर मैं 1 फेरेड धारिता चाहता हूं, 1 फेरेड धारिता का समांतर प्लेट संधारित्र चाहता हूं, तो उसके लिए उन प्लेटों का क्षेत्रफल लगभग 34 किलोमीटर होना चाहिए, जो कि व्यवहार में संभव नहीं। तो परीक्षा में कोई प्रश्न आ जाए कि भाई 1 फेरेड व्यवहार में संभव नहीं है, क्यों, तो ये वाला कैलकुलेशन आपको कर देना है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों के संयोजन में हम सबसे पहले श्रेणी संयोजन की बात करेंगे, सीरीज की बात करेंगे। जैसे सीरीज किसको बोली जाती है भाई, कि पंक्ति को बोली जाता है, सामान्य सी बात है। पंक्ति कैसे बनाई जाती है, तो पंक्ति में एक वस्तु दूसरी वस्तु से ऐसे जुड़ी होती है और कुछ भी तो नहीं है। तो संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ना है, संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो करना यह होता है कि भाई ये एक संधारित्र है, इस संधारित्र की ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। तो प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले वाले संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और इस क्रिया को आगे भी हम जारी रख सकते हैं। ठीक, तो श्रेणी संयोजन में श्रेणी संयोजन श्रेणी संयोजन की जब हम बात कर रहे हैं, श्रेणी संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, और यदि ज्यादा संधारित्र है तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ते हैं, और संधारित्र के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब हमारे पास जो चित्र है इसमें देखेंगे कि भाई यहां पर धनावेश है, प्रेरण के कारण इस पर ऋणावेश, फिर ये यहाँ सेकेंड वाली प्लेट पर धन, ये इस पर धन ट्रांसफर होता है, यहाँ पर ऋण, और यहाँ पर धन आता है और अगली वाली पर ऋण। आप समझ के चले, अगर मैं इनके बीच में विभवांतर V आरोपित कर देता हूं, यानी विभवांतर V की बैटरी इसके बीच में लगा देता हूं, ठीक है, तो या तो आप इसको इस तरह से करें या फिर ये इसको भूसंपर्कित कर दे यहां पर इस तरह से, कि भाई हम ऐसा कहें कि भाई संधारित्र C1 को हमने धनावेश दिया, प्रेरण के कारण इस पर ऋणावेश, ये धनावेश इस C2 वाले पे स्थानांतरित हो गया, और यहाँ का धनावेश फिर प्रेरण के कारण इस पर ऋणावेश आ गया, इस पर धनावेश, प्रेरण के ये धनावेश यहाँ आ गया और प्रेरण का ऋणावेश, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए और ये धनावेश आपका समाप्त हो गया। यानी ये वाली कहानी हो सकती है। यहाँ हम ऐसा कहें कि हम इसे V विभवांतर की बैटरी से जोड़ देते हैं। भाई जो संधारित्रों का संयोजन है उसको हमने ऐसे V विभवांतर की बैटरी से जोड़ दिया। अब समझिएगा इस बात को, जब हमने V विभवांतर की बैटरी से इसको जोड़ा, क्योंकि प्रत्येक संधारित्र की धारिता अलग अलग है, और धारिता अलग अलग होने से V बराबर हो जाएगा Q बटा C, यानी कि आपका जो विभवांतर है ना, प्रत्येक संधारित्र पर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर अलग अलग हो जाएगा, हालांकि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा क्या होगी, एक सी होगी। तो मेरे भाई हमारे पास चित्र से स्पष्ट है, तो यानी कि प्रत्येक संधारित्र के लिए मैं विभवांतर क्या ले लेता हूं, अलग अलग ले लेता हूं। तो ये पहला संधारित्र, इनके दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर हो गया V1, दूसरे संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर हो गया V2, और यहां पर हो गया V3। आया कहां से, तो V वोल्ट विभवांतर की बैटरी थी, यानी कि विभवांतर V बराबर बटा आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमें यह पता है कि भाई प्रत्येक संधारित्र पर विभव अलग अलग होता है पर आवेश एक समान होता है। तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर यानी V1 बराबर Q बटा होता है C1, V2 बराबर होता है Q बटा C2, और V3 बराबर हो गया Q बटा C3। ठीक, अब V1, V2, V3 का मान को हम यहां रख देते हैं समीकरण 1 में। तो V1, V2 और V3 का मान
समीकरण 1 में। तो V बराबर आ जाएगा Q/C1 Q/C2 प्लस Q/C3। तो V बराबर आ गया Q कॉमन 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3, ये आपका समीकरण नंबर 2। अब ये जो पूरा संधारित्र है बेटा, अगर इसके संयोजन यानी इसकी टोटल जो कैपेसिटी है तीनों ही की मिलाकर मैं C मान लूं, है ना, तो यदि संयोजन की तुल्य धारिता C हो तो V बराबर होगा Q/C। इसको देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक, अब समीकरण 2 व 3 से तो V की जगह हो गया Q/C, Q इंटू 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। इस Q से Q की जीवन लीला समाप्त हो गई। 1/C बराबर हो गया 1/C1 1/C2 प्लस 1/, ये तुल्य धारिता के लिए सूत्र आ गया। अगर n संधारित्रों की तुल्य धारिता जो देखें हम, तो n संधारित्रों के लिए तुल्य धारिता, अगर n संधारित्र जुड़े हुए हैं तो 1/C प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, और कहां तक जाएंगे ये 1/Cn तक। देखो इससे क्या सीखने को मिला, इससे ये सीखने को मिला कि भाई अब हमें धारिता क्या हो गई, कम हो गई। जब भी हमें बहुत सारे संधारित्रों को जोड़ना हो और उनके विभवांतर को बांटना हो, उस परिस्थिति में हम ज्यादा से ज्यादा संधारित्रों का उपयोग करते हैं। श्रेणी संयोजन में संधारित्रों की तुल्य धारिता घट जाती है, क्योंकि ये देखो 1/C 1/C1 प्लस 1/C2 के फॉर्म में आ रहे हैं, यानी कि श्रेणी संयोजन में संधारित्रों की तुल्य धारिता घटती है। यहां से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं मैं बता रहा हूं। श्रेणी संयोजन में विभवांतर अलग अलग होता है, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर अलग अलग, विभवांतर अलग अलग, वह आवेश समान होता है। ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आ सकता है बोर्ड में, कई बार आया हुआ, तो ये हो सकता है। और आपको क्या होता है कि तुल्य धारिता घटती है, श्रेणी में क्या होता है, तुल्य धारिता घटती है। एक प्रश्न और बन सकता है कि भाई संधारित्रों के समांतर संयोजन में क्या विभवांतर समान हो सकता है प्रत्येक संधारित्र का, तो हाँ हो सकता है, पर कब, जब उनकी धारिताएं क्या हो, समान हो। प्रत्येक संधारित्र की यदि धारिता समान है तो उनका विभवांतर भी समान हो सकते हैं। ठीक, अगला टॉपिक पर आते हैं और वो है आपका समांतर संयोजन। समांतर संयोजन में क्या किया जाता है कि बहुत सारे जो हमारे पास संधारित्र हैं, प्रत्येक संधारित्र में से क्या करें कि आप हर एक संधारित्र को की जो पहली प्लेट होती है ना, उस पहली प्लेट को आप क्या करें, एक बिंदु से जोड़ दें और दूसरी वाली प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ दें। यानी कि समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब आप इसको आवेश देंगे, या मैंने इसको क्यों आवेश दिया, ये आवेश यहां पर 3 भागों में वितरित हो गया। यहां पर भी हमने विभवांतर लगाया है इनके बीच में, यहां धन आवेश होगा, यहां ऋण होगा, यहां धन, यहां ऋण, और फिर इसको हमने क्या कर दिया, भूसम। अब आप ये कहें कि भाई समांतर संयोजन में सभी संधारित्रों को एक साथ जोड़ने के लिए उन सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु ए से जोड़ दिया, तथा सभी संधारित्र दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। यदि कई संधारित्र हैं तो उसे भी इसी क्रम में जोड़ते हैं, तो संधारित्र के संयोजन को समांतर संयोजन कहते हैं। ठीक, पर समांतर संयोजन में एक बात ध्यान रखेंगे, समझेंगे कि भाई जो इसमें विभव होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। क्योंकि जहां पर आप बैटरी लगाएंगे ऐसे, तो अब जब आपने ये बैटरी लगाई है तो इसका विभव V है मान के चलो, तो ये विभव इस संधारित्र के लिए भी उतना ही होगा, इस संधारित्र के लिए भी उतना ही होगा, पर प्रत्येक संधारित्र की धारिताएं अलग अलग है। देखें आप, तो C बराबर Q/V के चले तो Q बराबर होगा CV, क्योंकि V तो सभी का समान है, पर
C1 C2 अलग होने की वजह से इसके आवेश क्या होगा, प्रत्येक का अलग अलग होगा। तो समांतर संयोजन में आवेश अलग अलग होता है, विभव समान होता है। तो अब हम बात करें तुल्य आवेश की, बात करें यहां पर हम लोग, तो तुल्य आवेश अगर हम देखेंगे तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हम प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकाल लें, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तो Q1 बराबर C1V होगा क्योंकि V सभी का समान है। Q2 बराबर C3V और C2V, और Q3 बराबर हो गया C3V। Q1, Q2 व Q3 का मान समीकरण एक में रखेंगे तो Q बराबर होगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक, इसको दिए, यहां से V कॉमन निकाल लें तो C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको दे दे समीकरण नंबर 2। अब मैं ये मान लूं कि भाई पूरे संयोजन की जो धारिता है वापस से C है ना। तो यदि संयोजन की धारिता C हो, तो यदि संयोजन की धारिता C हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बराबर CV। इसको मान के चलो समीकरण नंबर 3। अब क्या करें समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 व 3 से, तो CV बराबर होगा V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस V से इस V को कैंसिल कर दो, हमारे पास आया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और यदि n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हो, n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो, तो C बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश प्लस Cn। ये हो गया। ये एक बहुत सरल सी प्रक्रिया थी। अब यहां पर को समझ में आया कि अगर हमें बहुत ज्यादा समांतर संयोजन का उपयोग इसी जगह करते हैं जहां तुल्य धारिता आपको बढ़ानी हो। ठीक, तुल्य धारिता बढ़ानी हो और विभव नहीं बटे। ठीक है, धारिता भी बढ़ जाए और विभव सभी का बटे नहीं, विभव एक समान रखना हो, ऐसी परिस्थिति में हम समांतर संयोजन का उपयोग करते हैं। भाई समांतर संयोजन में क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो पहला तो ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि यहां आवेश भिन्न भिन्न होता है, आवेश भिन्न भिन्न होता है, विभव समान होता है। और एक प्रश्न यह बन सकता है कि क्या भाई सभी संधारित्रों का आवेश समान हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, पर उसके लिए सभी संधारित्रों की धारिता एक समान होनी चाहिए। बस ये वाला मामला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको यहां जो 2-3 प्रश्न ऐसे बताए हैं जिसमें एक समांतर पिंड संधारित्र, एक संधारित्र का सिद्धांत है, श्रेणी संयोजन है, समांतर संयोजन है, ठीक है, और धारिता है। इनमें से एक न एक प्रश्न, मैंने छोटे बड़े सारे प्रश्न कवर किए हैं, इनमें से आपकी बोर्ड परीक्षा में एक न एक प्रश्न जरूर आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।